दोस्ती की आड़ में हिंदुस्तान को डसने की मंशा और हाथ मिलाकर 140 करोड़ वाले देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ललकारने की फितरत। यही फितरत ईरान के सुप्रीम लीडर को बनाती है द डर्टी डिक्टेटर। हिंदुस्तान पर निशाना साधकर मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की ऐसी चाहत जो आयतुल्लाह अली खामनेई को बनाती है मिडिल ईस्ट में हमारा सबसे बड़ा गुनहगार। 17 सितंबर खामनेई ने उगला जहर। हम खुद को मुसलमान कैसे मान सकते हैं जब हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी दूसरी जगह पर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म से बेखबर हैं। इस टेली सीरीज में हम आपको बताएंगे खामनेई के इस बयान की सच्चाई और इसके पीछे ईरान के सुप्रीम लीडर की असली मंशा। सीरीज के 3 चैप्टर्स में आप समझेंगे कि आखिर दुनिया के मुसलमानों के बीच इस संदेश का मकसद क्या है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात गाजा जैसे हैं। अपने पड़ोस में मुस्लिम आबादी पर इजराइल के कहर को खुद ईरान रोकने में नाकाम है। जिस म्यांमार के 30 से 40 हजार रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान ने शरण दी, तो फिर ये गलत बयानी की। 17 सितंबर खामनेई को भारत का करारा जवाब। हम ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। हमारे देश में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को हमारी सलाह है कि ऐसे बयान से पहले खुद का अपना रिकॉर्ड चेक करें। खामनेई की यह पूरी असलियत, हिंदुस्तान को लेकर बुरी नीयत और रह रह कर उमड़ने वाली खलीफा बनने की चाहत को समझना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है ये बात, तभी तो हम इस मसले पर स्पेशल टेली सीरीज लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल टेली सीरीज खलीफा द डर्टी डिक्टेटर। अगले आधे घंटे आप कहीं मत जाइए। हमारे इस टेली सीरीज के 3 चैप्टर्स में आप समझ जाएंगे हिंदुस्तान को इतने बुरे आरोपों के कटघरे में खड़ा करने के दोस्ती की आड़ में हिंदुस्तान को डसने की मंशा और हाथ मिलाकर 140 करोड़ वाले देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ललकारने की फितरत। यही फितरत ईरान के सुप्रीम लीडर को बनाती है द डर्टी डिक्टेटर। हिंदुस्तान पर निशाना साधकर मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की ऐसी चाहत जो आयतुल्लाह अली खामनेई को बनाती है मिडिल ईस्ट में हमारा सबसे बड़ा गुनहगार। 17 सितंबर खामनेई ने उगला जहर। हम खुद को मुसलमान कैसे मान सकते हैं जब हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी दूसरी जगह पर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म से बेखबर हैं। इस टेली सीरीज में हम आपको बताएंगे खामनेई के इस बयान की सच्चाई और इसके पीछे ईरान के सुप्रीम लीडर की असली मंशा। सीरीज के 3 चैप्टर्स में आप समझेंगे कि आखिर दुनिया के मुसलमानों के बीच इस संदेश का मकसद क्या है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात गाजा जैसे हैं। अपने पड़ोस में मुस्लिम आबादी पर इजराइल के कहर को खुद ईरान रोकने में नाकाम है। जिस म्यांमार के 30 से 40 हजार रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान ने शरण दी, तो फिर ये गलत बयानी की। 17 सितंबर खामनेई को भारत का करारा जवाब। हम ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। हमारे देश में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को हमारी सलाह है कि ऐसे बयान से पहले खुद का अपना रिकॉर्ड चेक करें। खामनेई की यह पूरी असलियत, हिंदुस्तान को लेकर बुरी नीयत
और रह रह कर उमड़ने वाली खलीफा बनने की चाहत को समझना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है ये बात, तभी तो हम इस मसले पर स्पेशल टेली सीरीज लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल टेली सीरीज खलीफा द डर्टी डिक्टेटर। अगले आधे घंटे आप कहीं मत जाइए। हमारे इस टेली सीरीज के 3 चैप्टर्स में आप समझ जाएंगे हिंदुस्तान को इतने बुरे आरोपों के कटघरे में खड़ा करने के पीछे ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की क्या मंशा है। पहले चैप्टर में आप देखेंगे खलीफा का खेल, जो भारत पर निशाना साध कर खेला जा रहा है। दूसरे चैप्टर ईरान का गिरबान में आप देखेंगे खुद ईरान किस तरह मानवाधिकारों का हनन करता है, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं पर कैसे जुल्म हो रहे हैं। ये सब देखने के बाद हमारा तीसरा चैप्टर होगा लफड़ेबाज अली। इस चैप्टर को फिलहाल हम आपके लिए सरप्राइज रखते हैं। पूरा नाम सैयद अली हुसैनी खामनेई, उम्र 85 साल, 8 साल तक ईरान के राष्ट्रपति, 1989 से लेकर अब तक 35 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर यानी ईरान की चुनी हुई सरकार से भी ऊपर का ओहदा। इस ओहदे के साथ खामनेई न सिर्फ ईरान के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, बल्कि इस ओहदे पर बने रहने वाले पहले सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं। बल्कि वो ईरान की सेना के साथ मोरल पुलिसिंग के मामलों में टॉर्चर के लिए कुख्यात रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के भी सुप्रीम कमांडर हैं। तो क्या खामनेई की यही हैसियत और ईरान के दबंग ओहदे उनके अंदर दुनिया का खलीफा बनने की तड़प पैदा करता है? इस सवाल से पहले जान लीजिए कि खलीफा का मतलब क्या होता है। खलीफा का मतलब होता है मुस्लिम समुदाय का शासक। इस्लामी मान्यता के मुताबिक खलीफा जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जबकि सूफी परंपरा में आध्यात्मिक नेताओं को खलीफा कहा जाता है। लेकिन खामनेई के मामले में सवाल यह भी बड़ा है कि क्या वो भी ऐसी मान्यताओं वाला खलीफा बनना चाहते हैं, या दुनिया भर में 190 करोड़ मुस्लिम आबादी का मसीहा, ऐसा नेता जिसके एक फरमान पर पूरा समुदाय एकजुट हो जाए। या फिर खामनेई उस खलीफा स्टेट के पॉलिटिकल मैप को साकार करने का खाका अलग अलग सदियों में अरब से लेकर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक खींचा जाता रहा है। इस खाके और मंसूबे पर हम एक पूरी टेली सीरीज आपके लिए लाएंगे। इस सीरीज में समझिए खामनेई का खेल। खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता जरूर हैं, लेकिन उनके रहते ही ईरान के संबंध अरब से लेकर अफ्रीकी मुस्लिम देशों से बिगड़ते रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में इराक से लेकर इजिप्ट, सऊदी अरब और मोरक्को जैसे तमाम देशों के साथ ईरान की एकजुटता की कोशिश आज तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई है। ईरान के लिए यह कोशिश चीन और रूस के जरिए हो रही है, लेकिन जब मुस्लिम देशों में ही ईरान के सर्वोच्च नेता की पूरी पैठ नहीं, तो ये खलीफा बनने का ख्याल कहां से बार बार उठने लगता है। तो क्या खामनेई खलीफा बनने का मंसूबा क्या भारत जैसे बड़े और अपनी उदारता के लिए दुनिया भर में मशहूर देश के खिलाफ आग उगलकर पूरा करना चाहते हैं? भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति की तुलना म्यांमार और गाजा से कर ये जताने के पीछे मकसद ये तो नहीं कि वो दुनिया भर के मुसलमानों की चिंता करते हैं और इसके लिए भारत जैसे देश से भी भिड़ सकते हैं। खामेनी अपने देश को संभालें, हमारे देश की चिंता ना करें। मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं, हमारे कहीं पर किसी सरकार से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम यहाँ पर सब हिंदुस्तानी पहले हैं। खामेनी साहब, पहले आप अपने देश को देखिए, हमारे यहाँ पर विदेश नीति में या किसी चीज़ में दखल मत दीजिए। खामनेई ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है, बल्कि वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। 2019 में जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा था, तो खामनेई ने इसकी आलोचना की थी। एनआरसीसीए के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान तो खामनेई ने भारत पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। 2022 में बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भारतीय राजदूत को तलब किया था। खामनेई के अलावा इसी अप्रैल में पाकिस्तान दौरे पर गए पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कश्मीर पर पाकिस्तान का राग आलापा था। तो कहीं ये सारे बयान खामनेई के खलीफा बनने के डर्टी गेम का हिस्सा तो नहीं?
खामेनेई के इस बयान पर भारत ने पलटवार करते हुए ईरान से कह दिया है, ऐसी बात कहने से पहले जरा खुद के रिकॉर्ड चेक कर लें। क्या दुनिया नहीं जानती कि इस्लामिक क्रांति के बाद खुद खामेनेई के राष्ट्रपति और उसके बाद सर्वोच्च नेता बनने के बाद ईरान में मानवाधिकारों का क्या स्तर है? अगर खामेनेई ये रिकॉर्ड भूल रहे हैं तो हम याद दिला दे रहे हैं। देखिए इस सीरीज का दूसरा चैप्टर। अगर आप खबरों की दुनिया पर नजर रखते हैं तो 22 साल की ईरानी लड़की की तस्वीर आपको जरूर याद है। इस लड़की का नाम है महसा अमीनी, जिसके पोस्टर लेकर बीते 16 सितंबर ईरान की सड़कों पर हजारों महिलाएं निकली। ये महिलाएं महसा अमीनी की हत्या का शोक मना रही थी। अमीनी की मौत ईरान की मॉरल पुलिस की हिरासत में 2 साल पहले 16 सितंबर को हुई। ईरान में हिजाब विरोधी हजारों महिलाओं की तरह इस लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने हिजाब पहनने के कायदे कानूनों की अनदेखी कर दी। फिर क्या, खामेनेई साहब की बनाई मॉरल पुलिस अमीनी को उठा ले। 2 दिन बाद हिरासत में उसकी मौत हो तो सारी दुनिया इसे धार्मिक हत्या करार दी। इसके खिलाफ ईरान समेत तमाम अरब देशों में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर हिजाब को लेकर अपनी तकियानूसी सोच पर डटे। इस्लाम में धार्मिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से हिजाब कायदे से न पहनना अपराध। पूरी दुनिया ने देखा खामेनेई की सुप्रीम लीडरशिप में किस तरह महिला प्रदर्शनकारियों पर जुल्म हुए। यूनाइटेड नेशन और तमाम पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरी दुनिया ने एक सुर में ईरान के इस कृत्य की निंदा की। लेकिन खामेनेई राज की मॉरल पुलिस का जुल्म कम नहीं हुआ, बल्कि प्रदर्शनों को कुचले जाने के बाद पिछले साल सरकार ने हिजाब पहनने के नियम और सख्ती से लागू करने वाला कानून बना दिया। एक इस्लामिक देश में इस्लाम मानने वाले लोगों पर इतना ये तस्वीरें देखकर क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं उठ रहा कि अपने ही धर्म के लोगों के साथ ऐसे जुल्म को कानून कहने वाले धार्मिक नेता को क्या अधिकार है भारत जैसे देश में अल्पसंख्यकों की हालत पर चिंता जताने? ईरान में इस जुल्म से जुड़े कई आंकड़े चौंकाने वाले। नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक 2022 के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 1425 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कुछ लोगों की मौत प्रदर्शन पर एक्शन के दौरान, कुछ की टॉर्चर से, तो कुछ को सजाए मौत दे दी है। मौत तो छोड़िए, ईरान की आबादी में महिलाओं की तादाद करीब 50%, लेकिन वर्क फोर्स में इनकी भागीदारी महज 14%। महिलाओं के साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों की भी हालत खास्ता है। खासकर ईसाई, बहाई और सूफी मुसलमानों को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पहले अपने गिरबान में आप जरा झांक के देखें कि हालात क्या हैं आपके यहाँ, लोगों की कितनी फ्रीडम से क्या है, उनके साथ क्या हो रहा है। वो भी मुसलमान ही हैं जिनके साथ आप ये बदसलूकी कर रहे हैं। और देखिए, जहाँ पैलेस्टाइन में देखिए, कहीं पे भी देखिए, इस तरह की बातों से हिजबुल्ला, ये आपके जो लोग हैं क्या कर रहे हैं। ईरान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर सख्ती साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद तेज हुई। इस क्रांति की उपज खामेनेई। जो पहले जुम्मे की नमाज के प्रमुख बनाए गए, उसके बाद राष्ट्रपति और फिर सुप्रीम लीडर। इनके वजूद से पहले, यानी इस्लामिक क्रांति की सफलता से पहले, कॉलेज से लेकर संसद तक महिलाएं पुरुषों के बराबर दिखाई देती थी। 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं सिविल सर्विसेज में थी, तो 400 से ज्यादा पार्लियामेंट और लोकल काउंसिल के मेंबर्स हुआ करती थी। लेकिन आज वो अपने मन से न रोजगार कर सकती हैं, न ही हिजाब पहन सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बहुत कम रही हैं विमेन। अभी तक सेकंड क्लास दर्जा दिया गया है। अभी भी बहुत ज्यादा एक तरह से आपका ये सप्रेस्ड है। आप क्या पहने, आप कहां जाएं, आप कैसे ट्रैवल करें, आप किससे शादी करें, और प्रॉपर्टी राइट्स के मामले में भी परमिशंस, मेल मेंबर
एडल्ट ऑफ द फैमिली से चाहिए। तो फिर कोई खामेनेई साहब से ये पूछे कि धर्म के नाम पर जब पहनावे के अधिकार पर इतनी पाबंदी है, इसके लिए इतना टॉर्चर है, तो ये कैसी खलीफाई है? वैसे दुनिया पूछ रही है ईरान से। यूनाइटेड नेशंस की कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान में आज भी दोषियों को मध्य युग की तरह प्रताड़ित कर मारा जाता है। चौराहे पर फांसी से लेकर वो तमाम तरीके जो किसी भी तरह से मानवीय नहीं कहे जा सकते, इसकी वजह से खुद खामेनेई का विरोध उन्हीं के ईरान में होता है। तो क्या ये सारा लफड़ा खुद खामेनेई के उदय से ही नहीं शुरू होता? तो फिर कोई खामेनेई साहब से ये पूछे कि धर्म के नाम पर जब पहनावे के अधिकार पर इतनी पाबंदी है, इसके लिए इतना टॉर्चर है, तो ये कैसी खलीफाई है? वैसे दुनिया पूछ रही है ईरान से। यूनाइटेड नेशंस की कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान में आज भी दोषियों को मध्य युग की तरह